तो हेलो, मैं हूं विपुल और आप हैं वीआईपीज़ पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी रखता है तो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि कुंडलाकार सूर्यग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। यह किस तिथि को हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 21 जून को ये जो घटना हुई थी 21 जून को हुई थी। और इस घटना का जो दूसरा नाम है, यानी ये जो खगोलीय कुंडलाकार जो सूर्यग्रहण हुई थी उसका जो दूसरा नाम है वो है रिंग ऑफ फायर। 21 जून को और क्या मनाया गया था? योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। और 21 जून को हम क्या मानते हैं कि 21 जून है जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। और सभी जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो कैसे होती है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है, सिर्फ चंद्रमा की छाया ही पड़ती है उस पर, तो जिससे सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, निम्न में से किस देश संस्था ने बांग्लादेश में रोजगार सृजित करने और कोरोना महामारी के मद्देनज़र आर्थिक सुधार में तेजी लाने हेतु 1.05 बिलियन डॉलर की सहमति दी है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपसे माफ़ी मांग चाहूँगा, इसमें जो ऑप्शन था यानी जो आंसर है वही नहीं है। मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ये है विश्व बैंक। क्या है वो? विश्व बैंक है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में वहाँ की जो रोज़गार है उसको सृजित करने और महामारी जो कोरोना महामारी है उसे लड़ने के लिए, ताकि उस कंट्री में आर्थिक सुधार तेज़ी से हो सके, विश्व बैंक ने 1.05 बिलियन डॉलर की सहमति दी है। डॉलर देने की सहमति मतलब उसने की है। इस राशि के तहत पहली परियोजना को निजी निवेश डिजिटल उद्यमिता यानी प्राइड के नाम से भी जाना जाता है को पूरा किया जाएगा। प्राइड PRIDE यह बांग्लादेश के चयनित आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सामाजिक और पर्यावरण मानक को मजबूत करेगा। इसकी कीमत करीब करीब 500 मिलियन डॉलर आंकी गई है। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, जो कि है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 18 जून, 20 जून, 21 जून और 22 जून। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 21 जून। जी हाँ, 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी जो दिवस है वो 2020 का जो थीम है वो क्या है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। आप इसको कहीं लिख लीजिए। विश्व हाइड्रोग्राफी जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचार करने के लिए अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी ब्यूरो का एक निकाय है जो 1921 में तकनीकी मानकों, सुरक्षित नेविगेशन और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर सरकारों के बीच परामर्श के लिए एक माध्यम, एक तंत्र प्रदान करता था, जो इसका एक क्या था? मोटो था, प्रमुख उद्देश्य था। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप ये जान सकते हैं कि ये जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की जो अवधारणा है वो 2005 में IHU द्वारा अपनाई गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO द्वारा इसका स्वागत भी किया गया था। उसने तुरंत उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था और 1970 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इस दिन को हाइड्रोग्राफिक के बारे में सार्वजनिक लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो है इस प्रकार, हाल ही में किस जगह पर 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है? पहला है सहारा मरुस्थल, अटलांटिक महासागर, तीसरा है अंटार्कटिका और चौथा है उत्तरी हिमालय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है अंटार्कटिका। क्या है वो? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? द थिंग। और इसे किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो वो है चिली के वैज्ञानिकों ने। और इसे कहाँ रखा गया है? चिली के संग्रहालय में रखा गया है। ये जो जीवाश्म है वो 9x20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 9x20 का सेंटीमीटर का है ये। और 2021 में अंटार्कटिका के सेमोर द्वीप पर पाया गया था। कहाँ पे? 2011 में
अंटार्कटिका के सेमोर द्वीप पर पाया गया था और उसके बारे में अब जाके जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वो अब जाके मिली है। यह अंडा अंटार्कटिका का सबसे पहला जीवाश्म अंडा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाश्म जो है मोसासौर, जो एक विलुप्त समुद्री सरीसृप है, यानी रेंगने वाला जीव है, जो डायनासोरों के साथ रहता था। संभवतः हो सकता है जो छिपकली के प्रजाति का भी हो सकता है। चिली के वैज्ञानिकों द्वारा एक चट्टान के निर्माण में अंडा पाया गया था। यह कहा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा, जो कि 10 सेंटीमीटर का है, और रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा नरम खोल वाला अंडा भी है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि इस प्रकार है। हाल ही में किस संस्था ने देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करते हुए अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? उस संस्था का नाम क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, DRDO, RIL, WHO। तो दोस्तों जो हमारा जो ऑप्शन है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ साझेदारी जो है स्वीकार की है। मिशन निदेशक ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग श्री R रामनान और निदेशक जो तकनीकी निदेशक हैं और कोल इंडिया लिमिटेड के श्री विनय दयाल के बीच, जो कि अध्यक्ष हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, इन दोनों के बीच में जो है एक आशय जो पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। दोस्तों जो आंसर है वो क्या है? 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। चलिए जानते हैं ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ओलंपिक का जो 2020 जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले थे? सभी को पता है वो कहाँ पे होने वाला था? जापान में। कहाँ पे होने वाला था? जापान में। और ये कौन सा ओलंपिक है? इसका सीरियल वाइज क्या है? ये 32वां ओलंपिक होने वाला है, संभावित है होना। कहाँ पे? टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। और इसने जो है जो जापान ने जो छीना ये दावेदारी, वो स्पेन और तुर्की, ठीक है, इनको पछाड़ के इसने ये जीता था जापान ने। चलिए जापान, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। जो इसका जो नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होने वाला है? जो कब होगा? पेरिस में होगा। अगला जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। कब होगा? 2024 में। 2024 में कि जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक किया जाना है, जो कि 33वां ओलंपिक खेल होगा वो होगा फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक में जो रिंग्स होती हैं वो कितने रिंग्स होती हैं? जी हाँ, रिंग्स की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? पूरे हैं वो 5। और ये जो सिंबल है इसका किसने डिज़ाइन किया था? सिंबल डिज़ाइन किया था बैरन पियरे डी कुर्बतीन ने। किसने? बैरन पियरे डी कुर्बतीन ने तैयार किया था। और ये जो छल्ले हैं, पांचों जो रिंग्स हैं, ये 5 महाद्वीपों की एकता का जो प्रतीक है उसको, मतलब कि उसको सिंबलाइज करके ये प्रतीक बनाया गया था, ये चिन्ह बनाया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि IOC यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इस प्रकार है। विजय खंडूजा को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जो पहला है वो ये है ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका जो आंसर है वो है जिम्बाब्वे। इसको हम कई तरह से इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे का अगला राजदूत, नया जो राजदूत है वो कौन है? विजय खंडूजा। अब दोस्तों चलिए विजय खंडूजा हो गए। विजय खंडूजा के बारे में जानते हैं। जो विजय खंडूजा हैं वो फिलहाल जो भारत के जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और ये जो हैं R मस्क्वी जो उनकी जगह लेंगे। R मस्क्वी जो फिलहाल रोमानिया के जो नए राजदूत निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कई सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं कि रोमानिया के होने वाले अगले राजदूत का नाम क्या है? तो हम उनका जो अगले राजदूत हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? R मस्कई। जिम्बाब्वे के कौन हैं? विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। कोरोना वायरस के इलाज हेतु किस दवा कंपनी ने एक नई दवा पेश की है?
आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार हैं। क्लोरोक्वीन फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स, तीसरा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, डी पतंजलि। चौथा है ऑप्शन पतंजलि। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ये जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस कंपनी ने जो दवा लॉन्च की है वो अभी अंडर ग्रोथ है। ये जो दवाई है वो मामूली रूप से जो पीड़ित मरीज हैं उनके इलाज के लिए एक एंटीवायरल दवा के रूप में काम करेगा। फेविपिराविर फेबिफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया गया है। क्या है दवा का नाम? बहुत ही टेढ़ा मेरा नाम है इसका। फेविपिराविर, जो कि फेबिफ्लू ब्रांड नाम के से फेमस होगा या मार्केट में आएगा। जो कि भारत में कोविड-19 के अधिकांश जो मामले हैं ये मध्यम दर्जे की श्रेणी के हैं, मतलब कि हाई लेवल के नहीं है, इसलिए यह भारतीय आबादी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। भारत में 11 स्थानों पर 150 मरीजों पर ओरल वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है। टैबलेट की निर्धारित खुराक पहले दिन 18 गोलियां दी जाती हैं और दूसरे दिन सुबह से शाम तक 4 गोलियां, और गोलियां 18 से 75 वर्ष आयु के जो लोग हैं उनके लिए कारगर हैं। तो ये जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है इसने ये नई दवा बनाई है। दोस्तों अभी कल रात हाल ही में पतंजलि ने भी एक दवा जो है अपना वो पेश किया है, उसका नाम क्या है आप लोग जानते हैं? पतंजलि ग्रुप ने मंगलवार को ये अपना प्रदर्शित किया था। उस दवा का नाम है कोरोनिल टैबलेट और जो दूसरा है वो है स्वरिसवटी। इन दो नाम की जो दवाएं लॉन्च की हैं इनके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज है, जो कि अभी अंडर ग्रोथ में है। अभी फिर देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। चलिए आगे अगला प्रश्न चलते हैं, जो है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? पहला है साइना नेहवाल, दूसरा सानिया मिर्जा, तीसरा निकी पुंची, चौथा है ज्वाला गट्टा। जी हाँ, आप जान ही गए होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निकी पुनाची टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। वहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कुछ सही करना चाहूँगा, ये पुनाची नहीं है, पुनाचा है। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1913 में। ज्वाला गट्टा जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन है, सानिया मिर्जा जो है टेनिस स्टार है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य जो है वो प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने रेलवे के जो डिब्बे हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है? वो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है झारखंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा कर्नाटक। आपने सही पकड़ा, जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में माउंट जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किया गया है। किस जिले में ये बनाया गया है? भारतीय रेलवे राज्यों को 5231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश जो है की गई है कि वो तैयार करें, और संबंधित जोनल रेलवे ने कोचों को संगरोध सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद जो जिनका क्रम है वो इस प्रकार है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश भी इनको जल्दी जल्दी फॉलो कर रहे हैं। तो वो कौन सा राज्य है हमारा? उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो पहला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, वो ये है कि ध्रुव क्या है? हाल ही में जिसे IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। ध्रुव एक एंटीवायरस है, रोबोट है, हथियार है या रिसीवर चिप है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यह एक रिसीवर चिप है। क्या है? रिसीवर चिप, जिसको नैविक रिसीवर चिप के नाम से भी जानते हैं, NAVIC। IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप जो उसको खोजा है, उसका नाम है, उन्होंने नाम रखा है ध्रुव। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन्स, अपने मोबाइल और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नैविक NAVIC समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त कर सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है 12वां, वो इस प्रकार है। हाल ही में किस संस्था ने 16 जून 2020 को विश्व प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 2020 जारी की है? ऑप्शंस हैं एशियाई बैंक, विकास बैंक, WHO, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है भारतीय प्रबंध संस्थान। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है भारतीय प्रबंध संस्थान। भारतीय प्रबंध संस्थान ने 16 जून 2020 को विश्व प्रतिस्पर्धी रैंकिंग जारी की थी।
भारत को 2019 में अपनी स्थिति में कोई बदलाव किए बिना जो हमारा जो 2019 का जो स्थान था वो है 43वां, और इस बार भी जो हमको स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है? 43वां स्थान मिला है। भारत 2018 में 44वें स्थान पे था और 2019 में 43वें स्थान पे है। IMD ने कहा है कि 2020 में भी भारत 43वें स्थान पर ही रहा। भारत की वर्तमान रैंकिंग 43वीं रैंक कुछ परंपरागत कमजोरियों मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा, शिक्षा, अपर्याप्त निवेश के कारण हुआ है, क्योंकि सिंगापुर 2019 के बाद से पहले स्थान पर बना हुआ है। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। हाल ही में किस संस्था ने विभिन्न स्थानों से ऑनलाइन दावों के निपटारे के लिए जो एक कोई सुविधा शुरू की है? वो क्या है? निपटान की जो सुविधा की है वो कौन सी संस्था है? पहला है इसरो, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चौथा है EPFO। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो क्या है? EPFO। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने विभिन्न संस्थानों से ऑनलाइन दावों के निपटान सुविधा की सुरक्षा की है। इस कार्यक्रम के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों यानी भविष्य निधि से संबंधित, पेंशन से संबंधित, आंशिक निकासी या दावों और हस्तांतरित दावों के जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकेगी। EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी ऑनलाइन दावों के निपटान को सक्षम करने से उनमें जो देरी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा कम किया जा सकेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है 14वां प्रश्न। मातृत्व की मृत्यु दर और आयु संबंधित जो संबंधित मामले हैं, इसकी जांच हेतु गठित कार्यदल के अध्यक्ष कौन है? मातृत्व, आयु और मृत्यु दर संबंधी मामलों की जांच हेतु गठित कार्यदल के अध्यक्ष कौन है? पहला जया जेटली, दूसरा अरुण नेहिल, तीसरा अरविंद नाथ, चौथा सूर्य प्रकाश सेठी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? जया जेटली। जो ये जया जेटली हैं उन्हीं को ही मातृत्व की जो आय है और मृत्यु दर है उससे संबंधित कार्यालय का जो अध्यक्ष है उसको इन्हीं को बनाया गया है। कार्यदल में टास्क फोर्स की अध्यक्ष के रूप में सुश्री जया जेटली और अन्य 9 लोगों को शामिल किया गया है। कार्यालय के कार्यक्षेत्र और सीमा को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, जिसमें विवाह की आयु, सहसंबंध के साथ चिकित्सीय कल्याण और मां के पोषण की स्थिति और गर्भावस्था, जन्म के दौरान बच्चे के सहसंबंध की जांच की जाएगी। चलिए और आज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस माह में होने वाली विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय द ग्रेट रीसेट है? और जो ये दावोस में जो होने वाली बैठक है वो किस माह में होगी? तो इसके ऑप्शंस हैं जनवरी 2021, फरवरी 2021, दिसंबर 2020 या अगस्त 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जनवरी 2021। दोस्तों जनवरी 2021 में होने वाली जो विश्व आर्थिक मंच जो दावोस में जो जिसकी बैठक होने वाली है उसका जो विषय है वो है द ग्रेट रीसेट। शिखर सम्मेलन 2021 में 2 शिखर सम्मेलन के प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत और आभासी संवादों के लिए वैश्विक नेताओं की बैठक का स्थान है। बैठक प्रतिवर्ष स्विस स्की रिसॉर्ट शहर में आयोजित की जाती है। 2021 में दुनिया भर में हर किसी के लिए 400 से भी ज़्यादा हब के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए बैठक को वस्तु खोल दिया जाएगा। 50वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 21 से 24 जनवरी तक चलेगी। तो ये रहा दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और इसमें कुछ जो कमियां रह गई हैं उन्हें मैं भी जानता हूं, आप भी उन्हें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा और आपके मानकों पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।